हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होगा, इसके नीचे रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे और उसके साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे। डीआरओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा और किसी एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज हो सकती हैं, मल्टीपल हलके हो सकते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक एमएनए के साथ दो एमपीए होते हैं, तो हर एक एमपीए की सीट के पास ऊपर या हर एमपीए के हलके के ऊपर एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है और उसके साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद होगा। ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 51 जो है ये डिस्कस करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स। हमने बात की है कि सबसे पहले जो अपॉइंट किया जाएगा वो डीआरओ होगा, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर। उसके बाद आरओ होगा, रिटर्निंग ऑफिसर। और उसके बाद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और ये कंस्टिट्यूंसी लेवल पर होंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है 52 डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि तकरीबन जो है वो 60 दिन पहले ईसीपी जो है इनको अपॉइंट करेगा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को, और उसके साथ ही आरओ रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन आता है 53। यहाँ पे है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर्स होंगे। हमने कहा कि सबसे पहले अपॉइंटमेंट होगी जिस पर्सन की, वो होगा डीआरओ, और डीआरओ के बाद होगा यानी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के बाद होगा आरओ। आरओ के साथ होंगे यहाँ पे एआरओ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, और इनके नीचे हर पोलिंग स्टेशन पे होगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसको हम पीओ कहते हैं। इसके साथ होगा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और कुछ एडिशनल लोग होंगे जिनको हम पोलिंग ऑफिशियल्स भी बोलते हैं या पोलिंग ऑफिसर्स भी बोल सकते हैं। ये टोटल स्टाफ होता है। इसके अलावा पुलिस वगैरह हो सकती है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन मेन इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाला स्टाफ ये सारा होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जो प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर्स हैं, ये तकरीबन जो है वो 30 दिन पहले अपॉइंट किए जाते हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो 30 दिन पहले होगी। हमने बात की कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर या एआरओज जो हैं ये 60 दिन पहले अपॉइंट होते हैं, जबकि उसके नीचे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और एपीओज होंगे और पीओ होंगे ये 30 दिन पहले अपॉइंट होंगे। इसके बाद सेक्शन नंबर 54 है, इसमें ड्यूटीज़ ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि सबसे पहले ये होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए तमाम इकदाम को बरूए कार लाए। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर इसको असिस्ट करेगा। अगर रिटर्निंग ऑफिसर किसी वजह से एब्सेंट हो गया, इफ़ आरओ एब्सेंट डू ड्यूटी ऑफ आरओ, तो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो इसकी ड्यूटी भी करेगा। इसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, ये फील्ड में मौजूद होता है जहाँ पे पोलिंग हो रहा होगा, तो पोलिंग स्टेशन का ये इंचार्ज होगा। इसकी ज़िम्मेदारी होगी कि इलेक्शंस पोलिंग जो है वो स्मूथली हो, उसमें कोई इशू ना आए, ऑर्डर मेंटेन रहे। ऑर्डर मेंटेन से मुराद है वहाँ पे डेकोरम मेंटेन रहे, अफरा तफरी ना हो, और वहाँ पे एक पुरअमन डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन कंडक्ट हो रहा हो। अगर कोई भी इशू हो जाए तो इसका काम होता है कि आरओ को रिपोर्ट करे कोई भी मिसकंडक्ट हो गया, ताकि आरओ उस पर कोई एक्शन ले सके। असिस्टेंट पीओ असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ होता है, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कोई बीमारी हो गई है, कोई भी ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता, तो उस केस में असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसकी ड्यूटीज़ लेगा। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को किसी बिना पर सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उस केस में भी यहाँ पर जो एपीओ है, जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो फिर इंचार्ज होगा उसी पोलिंग स्टेशन का। इसके बाद सेक्शन 55 हमारे पास आ जाता है जहाँ पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की बात की जाएगी। इसमें यह है कि इलेक्शंस को स्मूथ करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए
ईसीपी ये डायरेक्ट करता है कि हर एक मेंबर जो है वो फॉलो करे डिसिप्लिन गाइडलाइंस को जो ईसीपी ने इशू की हैं। कब तक? टिल एंड ऑफ इलेक्शंस प्लस नेम ऑफ रिटर्न कैंडिडेट्स, यानी जब तक इलेक्शन फाइनल नहीं हो जाते, विनर कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं हो जाते, गजट में पब्लिश नहीं हो जाते, तब तक ये लोग जो हैं वो ईसीपी का कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने के पाबंद हैं। अदरवाइज़ ईसीपी के पास ये ऑप्शन होता है या उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो हैवी पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये इंश्योर कराना है कि कोई जो वोट डालने लोग आए उनको किसी किस्म की कोई रुकावट ना हो, उनको कोई रोके ना, और किसी किस्म की उनके वोटिंग में कोई मदाखलत ना हो, यानी वो बिल्कुल आज़ादाना और राजदाराना तरीके से अपना वोट कास्ट कर सके। इनकी ज़िम्मेदारी होगी फेयर इलेक्शन करवाए जाएं और किसी भी किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी कि आपने किस को वोट देना है और किस को नहीं देना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर कोई प्रोसीड ऐसा काम हो गया है तो उसके जिसका मिसकंडक्ट हो गया, आरओ को रिपोर्ट हुआ है, तो उस केस में जो कंप्लेन होगी उसको 30 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी ऑफिसर को वो कंप्लेन जो है वो रिपीट होगी। इसके बाद हमने बात की है कि जब कोई इलीगैलिटी हो गई है, कोई मिसकंडक्ट हो गया, तो विद इन 30 डेज़ जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर की ज़िम्मेदारी है कि वो इस अपनी इंक्वायरी को कंप्लीट करे और जो भी रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट को ईसीपी को सबमिट करे। इंक्वायरी कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर अंदर वो रिपोर्ट जो है वो ईसीपी को सबमिट करवानी है। इसके बाद कोई अगर इसके फैसले से मुतमईन नहीं है तो वो विद इन 30 डेज़ जो है वो आगे ट्रिब्यूनल पे, सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। ये हैं। इसके बाद 56 है, ऐसा होता है कि जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो जिनको ऑफिशियल्स अपॉइंट किया गया, जो पोलिंग स्टेशन पे लोग मौजूद होते हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं वो सबसे पहले एक हल्फ लेते हैं और ओथ लेते हैं और उसके ये कि वो इलेक्शंस को ट्रांसपेरेंट करेंगे और किसी किस्म की कोई बायसनेस का मुजाहरा नहीं करेंगे। इसके बाद सेक्शन 56 जो है ईसीपी एक्ट 2017 का, ये बात करता है इलेक्शन प्रोग्राम के नोटिफिकेशन से मुतालिक। इसमें सारी डिटेल्स दर्ज होंगी कि कब इलेक्शन शुरू होगा, किस दिन कौन सा काम होगा। जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन इलेक्शंस का पब्लिश किया जाएगा गज़ट के अंदर और वेबसाइट के अंदर पब्लिश होगा। उसके बाद 6 दिन होंगे नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के लिए लोगों के पास, कि वो 6 दिन के अंदर अपने दरख्वास्त जमा कर सकते हैं, करवा सकते हैं नॉमिनेशन पेपर्स, जिनको हम कहेंगे कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। इसके बाद 6 दिन के बाद जो अगला दिन होगा, उस दिन जो है वो ईसीपी उनके नाम पब्लिश कर देगा कि फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने जो है ये लोग हैं, इनकी लिस्ट है, ये फ़लाँ फ़लाँ हलके में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद 8 दिन दिए होंगे जिनमें उनके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाएगी। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता है जो नॉमिनेशन पेपर होता है, तो 8 दिन उनको जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद इनका कुछ डिसीजन आएगा, जैसे जांच के दौरान किसी के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो सकते हैं, किसी के एक्सेप्ट हो सकते हैं। जिसके रिजेक्ट हो गए वो भी अपील करना चाहेगा। बाज़ औक़ात किसी के एक्सेप्ट हो जाते हैं तो उसके जो मुखालिफ कैंडिडेट्स होते हैं या कोई भी जो वोटर होता है वो उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकता है, और इसके लिए 4 दिन मौजूद होंगे। ये डेडलाइन याद रखनी है कि इलेक्शन प्रोग्राम के पब्लिश होने के बाद विद इन 6 डेज़ जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे जो एक दिन मिलेगा, उनके नेम पब्लिश हो जाएंगे, और उसके बाद 8 दिन मिलेंगे जब स्क्रूटनी होगी उनके डॉक्यूमेंट्स की, और फिर 4 दिन होंगे उन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी के, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के अगेंस्ट अपील करने के। फिर मज़ीद जो है वो 7 दिन मिलेंगे। 7 दिन के अंदर अंदर जो ट्रिब्यूनल होगा वो जो ये अपील होगी उसका फ़ैसला आएगा, ठीक है। उसका फ़ैसला आने के बाद नेक्स्ट डे जो है वो रिवाइज लिस्ट पब्लिश हो जाएगी, यानी अगर कोई बंदा निकल गया है तो उसका नाम उसमें से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद एक दिन दिया जाएगा कि जो फाइनल लिस्ट पब्लिश हुई है उसमें से भी कोई अपना नाम विड्रॉ करवाना चाहता है तो वो अपना नाम हैंड रिटन
एप्लीकेशन और अटेस्टेड एप्लीकेशन जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को सबमिट करवाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर उसकी एप्लीकेशन को देखने के बाद एक नई लिस्ट जारी करेगा। उसके बाद सिंबल्स अलॉट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि तमाम लोगों को सिंबल्स अलेक्ट होंगे, जो भी अलॉट होंगे, जो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होंगे। अब ये सारा का सारा जो है वो पोलिंग डे से 28 दिन पहले कंप्लीट हो जाना है। ये जितना भी प्रोसीजर यहाँ पे डिस्कस हुआ है। इसके बाद सेक्शन 58 है। सेक्शन 58 जो है वो बात करता है कि अल्टरनेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम। ईसीपी के पास ये अथॉरिटी है कि अगर कोई थोड़ी बहुत तब्दीली अल्टरनेशन इलेक्शन प्रोग्राम में करनी है तो वो ये कर सकता है। लेकिन इस बारे में जो भी वो चेंजिंग करेगा, इसका शेल इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट, और उन तमाम कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करेगा और उनको बताएगा कि जब अब अगर डेट चेंज हो गई है, जिनके पेपर सबमिट हो चुके हैं, उनको दोबारा से कोई नॉमिनेशन पेपर्स वगैरह सबमिट करवाने नहीं पड़ेंगे। इसके बाद सेक्शन 59 है। यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस की डिटेल है। इसमें ये बताया गया है कि जो पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, इसमें जो पोलिंग स्टेशन है उसमें ये बात ये ध्यान रखनी है कि पोलिंग स्टेशन जो है वो वोटर का जो एड्रेस मौजूद है उससे 1 किलोमीटर से ज़्यादा के फासले पर ना हो। 1 किलोमीटर की रेंज में पोलिंग स्टेशन का होना ज़रूरी है। एक पोलिंग स्टेशन पे मैक्सिमम 1200 वोटर्स जो हैं वो अलाउड हैं, वो रजिस्टर्ड होंगे। इससे ज़्यादा वोटर्स रजिस्टर्ड नहीं होंगे। उनमें से 300 वो जो है वो पर बूथ जो है वो पोलिंग करेंगे। यानी एक पोलिंग स्टेशन पे तो अगर 1200 वोटर हैं तो वहाँ पर 4 बूथ बनाए जाएंगे। हर एक बूथ पे यानी 300 लोगों ने वोट करना है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब पोलिंग स्टेशंस की इंफॉर्मेशन ये है कि जो आरओ जैसे ही अपॉइंट होंगे तो विद इन वीक उनको पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट ईसीपी प्रोवाइड करेगा कि कहाँ कहाँ पे पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। आरओ फिर उन पोलिंग स्टेशंस को वेरीफाई करेगा, कोई डिलीट करना है, कोई ऐड करना है। जैसे अगर किसी ऐसी जगह पे जो बन गया है कोई पोलिंग स्टेशन जो कि किसी न ऐसे बंदे का स्कूल हो सकता है, उसकी बिल्डिंग हो सकती है जो कि इलेक्शन लड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ से उसको डिलीट करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा ये कि उस पर कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह होंगे वो 21 दिन के अंदर अंदर सुने जाएंगे और फिर डीआरओ उनकी एक फाइनल लिस्ट का जो है वो अपने ऑफिस के बाहर चस्पा कर दे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 60 है। सेक्शन 60 हमें ये कहता है कि नॉमिनेशन जो सबमिट करवाने पड़ेंगे इलेक्शन में, तो जो शख्स अपने आप को नॉमिनेट करता है, उसने इलेक्शन लड़ना है, तो उसको कोई ना कोई प्रपोजर भी होता है कि जो प्रपोज करता है उसका इलेक्शन, तो वो कोई भी उसका हल्के का वोटर हो सकता है। इसके बाद जब वो नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाए जाते हैं तो उनकी कुछ डिटेल्स ये होंगी कि इसमें कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आर्टिकल 62 की, और कोई भी डिसक्वालिफ़िकेशन ना हो आर्टिकल 63 पे। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 62 और 63 इन दोनों पे पूरा उतरना चाहिए। इसके अलावा फॉर्म होंगे डिफरेंट, उनमें से एक फॉर्म बी होगा तो जितने भी उस शख्स के एसेट्स हैं, उसकी लायबिलिटीज़ हैं, यानी उसने किसी का कर्ज देना है और उस बीवी हैं, बच्चे हैं, उनके जो उसके ऊपर डिपेंडेंट उनके तमाम एसेट्स की डिटेल्स भी इसमें प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स होती है कि क्या क्या साथ नॉमिनेशन के पेपर लगाना है, लेकिन इसके बारे में कोई इम्पोर्टेंस हमारे पेपर्स के लिए नहीं है। इसके बाद सेक्शन 61 है जहाँ पे डिपॉजिट्स की बात होती है। इसमें असल में ये डिस्कस होता है कि जब कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए अपने आप को नॉमिनेट करता है तो कुछ सिक्योरिटी जमा कराता है, जो कि नेशनल असम्बली के लिए 30,000 होगी और प्रोविंशियल असम्बली के लिए यानी एमपीए के लिए 20,000 होगी। ये रिफंडेबल होती है। अगर तो एक शख्स जो है वो टोटल वोट्स का 1/4 वोट लेता है तो उसको ये चीज़ें ये सिक्योरिटी रिफंडेबल नहीं होगी। बाकी लोग विद इन 3 मंथ्स जो है इसको रिफंड करवा सकेंगे। ये